हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पौर्णाज बायो क्लासेस। आशा करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही। आपने बहुत मजा किया अपने फैमिली के साथ, मैंने भी किया। इतने मजे किया हमने कि मेरा गला ही बैठ गया है। तो अभी तो हमको थोड़ा वापस आना पड़ेगा, क्लासेस रिज्यूम करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने एनर्जी से हमने दिवाली स्पेंड किया उससे भी ज्यादा एनर्जी से हम अभी अपने नीट की तैयारी करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा और काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स को इन डिटेल्स में हमने समझा। आज हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल। एक ही लेक्चर वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल्स के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के आइडिया दे दूंगी। इसके बाद में जो लेक्चर वीडियोस आएंगे वो इंडिविजुअल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर इन डिटेल्स होंगे। आज का वीडियो लेक्चर एंड तक देखना, पूरा आपको आइडिया हो जाएगा एक यूकैरियोटिक सेल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्लास अगर अच्छा लगे तो पौर्णा मैम का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास में। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है, जो उसको प्रोकैरियोटिक सेल से बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश करती है, वो है प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विच इज बाउंड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ न्यूक्लियर एनवेलप। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। उसमें क्या होता था बच्चों? उसमें होता था न्यूक्लियोइड, जो कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप से गार्डेड नहीं होता था। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर सपोज ये आप सेल ले लो, तो ये सेल का इंटीरियर जो है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, राइट, विच इज गार्डेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक सिंगल कंपार्टमेंट होता अगर इसके अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो हमारे यूकैरियोटिक सेल में काफी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है उसके अंदर में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म बाहर में रहता है, उस ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर उसका एक कंपार्टमेंट होता है। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये फ्रेमवर्क देती है यूकैरियोटिक सेल को। ये खाली यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती है, बहुत सारे फंक्शंस करती है। जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। हम देखेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, हाउ डज द क्रोमोसोम लुक, एंड डिटेल्स में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको आप बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ लो। हम डिटेल्स में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या सेल्यूलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो बच्चों, पहला वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल वॉल। इससे पहले हम सेल वॉल के बारे में थोड़ा जाने, एक बार हम देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल किस में पाए जाते हैं। अगर आप 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ले लो, तो उसमें जो मोनेरा किंगडम है उसमें यूकैरियोटिक सेल्स नहीं पाए जाते हैं। मोनेरा में मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो बैक्टीरिया, वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा को छोड़ के फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया, ये सारे जो किंगडम्स हैं इनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। अभी देखते हैं कि सेल वॉल किस में पाए जाते हैं। सेल वॉल एक आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है सेल का। वो पाया जाता है प्लांट्स में, फंजाई में और कुछ प्रोटिस्ट में। तो मतलब किस में वो पाया नहीं जाता है? एनिमल सेल में वो पाया नहीं जाता है। तो जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स है जो डिफरेंट किंगडम्स में पाए जाते हैं, उसमें से हम देख सकते हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। मैंने ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के किताब से ली है। यहाँ पे एक प्लांट सेल है ऊपर में और नीचे एक एनिमल सेल है।
प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं जो एक रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, पर एनिमल सेल में वो पाया नहीं जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम किसको बोलते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म है जो सेल का साइटोप्लाज्म है, फिर क्या है, न्यूक्लियस है, और जो वैक्यूल्स है, ये पूरा सब कुछ मिला के जो होता है उसको हम बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल पाया जाता है एज अ गार्ड, एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू प्रोटोप्लाज्म इन केस ऑफ प्लांट, सम फंजाई एंड प्रोटिस्ट, पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, उसमें बस सेल मेम्ब्रेन ही होता है। प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अगर आप फंगल या एल्गल सेल वॉल देखें तो और भी कुछ सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाएंगे उसके सेल वॉल में। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल। सेल वॉल के बाद में हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है प्रोटोप्लास्ट का, ठीक है। तो मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर जो फर्स्ट जो लेयर आता है साइटोप्लाज्म के बाहर, मतलब अगर सेल के अंदर से हम देख रहे हैं तो पहला आएगा सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर आएगा सेल वॉल, और अगर एनिमल सेल पकड़ ले तो उसमें बस सेल मेम्ब्रेन ही रहेगा, सेल वॉल नहीं रहेगा। इट ऑल्सो ऑकर्स इनसाइड साइटोप्लाज्म एज कवरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। एक सेल हम ले लिए तो इसका ये जो गार्ड है ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका भी मेम्ब्रेन होता है, तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हो गया और ये हमारा इंटरनल ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन हो गया। बाहर का ले लो या अंदर का ले लो, ये सारे मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन्स। और ये मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसका मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल दिया है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने, जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डायग्राम है जो एक बायोमेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करती है। हम आगे जाके वीडियो लेक्चर्स डालने वाले हैं, मतलब मैं डालने वाली हूँ जो आप देखोगे, जिसमें मैं पूरा फ्लूइड मोजाइक मॉडल को एकदम डिटेल्स में समझाने वाली हूँ। अभी चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद में हम देखेंगे एक यूकैरियोटिक सेल का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किससे बना होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यूकैरियोटिक सेल का 4 ऑर्गेनेल से बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। एक यूकैरियोटिक सेल के ये 4 ऑर्गेनेल्स को मिला के हम बोलते हैं उसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये चारों ही क्यों, और भी तो ऑर्गेनेल्स है, बिकॉज इन चारों के जो फंक्शन है वो वेल कोऑर्डिनेटेड है, दे आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, दैट इज व्हाई दीज 4 टुगेदर फॉर्म द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। अब इन चारों के बारे में थोड़ा आइडिया कर लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लेते हैं। ये एक नेटवर्क होती है, ये एक रेटिकुलम होती है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होती है जो रन करती है थ्रू साइटोप्लाज्म। बहुत सारी जगह पे ये कनेक्टेड रहती है टू प्लाज्मा लेमा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, या कोई कोई जगह पे ये न्यूक्लियर एनवेलप से भी कनेक्टेड रहती है। ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जहां पे आप देख सकते हो कि ये एक न्यूक्लियस है, ये वाला एरिया न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच्ड है, वहीं से कनेक्टेड होके ये नेटवर्क स्टार्ट हो गई है। तो ये कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कभी कभी न्यूक्लियर एनवेलप के साथ भी कनेक्टेड रहती है। इट डिवाइड्स द इंटरसेल्यूलर स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स। अगर आप ये एक नेटवर्क ले लो सपोज, तो अंदर का एक कंपार्टमेंट होता है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं या ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, और बाहर जो हो गया वो हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस हो गया। सो दिस विल डिवाइड द इंटरसेल्यूलर स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स। 2 टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होती है, और स्मूथ मतलब जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं रहती है। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपरेटस और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है एक यूकैरियोटिक सेल में। ये एक कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। ये किससे बनी होती है?
डिस्क शेप्ड सैक्स, ये जो देख सकते हो ये डिस्क शेप के सैक्स से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन है पैकेजिंग मटेरियल्स एंड सिक्रीशन। ये वेल कोऑर्डिनेटेड काम करती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के दूसरे ऑर्गेनल्स मतलब लाइसोसोम, वैक्यूल्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये हो गया हमारा गोल्गी एपरेटस। अब देखते हैं थर्ड ऑर्गेनल जो पार्ट होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, लाइसोसोम। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोले कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो वेसिकल से बनी होती है तो वो लाइसोसोम होगा। इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलेसिस, और ये जो एंजाइम्स है वो परफेक्टली ऑप्टिमली काम करती है एसिडिक पीएच में। इसीलिए इस एंजाइम्स को हम ये भी बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलेसिस। ये पाया जाता है लाइसोसोम में जो डाइजेशन में काम करती है। लाइसोसोम को हम सुइसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब हम लाइसोसोम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो समझेंगे। आखिर वाला जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया है, मतलब एक सेल अगर ले लो, साइटोप्लाज्म है, अगर हम वैक्यूल ले ले तो इसका जो अंदर का स्पेस है ना वो एक अलग स्पेस है। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। दिस इज अ नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया। वैक्यूल्स में क्या क्या रहता है, वाटर रहता है, सैप रहता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच आर वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर द सेल वो रहती है इसमें। वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक ही मेम्ब्रेन इसको गार्ड करती है। बहुत सारे टाइप के वैक्यूल्स पाए जाते हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ इट, व्हाट इट स्टोर्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। अगर ये आप देखो ऊपर वाला, ये एक प्लांट सेल का वैक्यूल है जो आप देख सकते हो काफी बड़ा है, और नीचे अगर हम ये एक एनिमल सेल देखें तो उसका अगर हम वैक्यूल्स देखें तो वो काफी छोटा है। प्लांट सेल में ज्यादातर देखा जाता है कि एक ही वैक्यूल होता है जो बहुत बड़ा होता है, एक सेंट्रल स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हालांकि एनिमल सेल्स में देखा गया है कि दे आर स्मॉलर बट मोर इन नंबर। तो ये हो गया हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सारे ऑर्गेनल्स। अभी देखते हैं कुछ और ऑर्गेनल्स जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक यूकैरियोटिक सेल के लिए। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सेल्यूलर ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल का। दिस इज अ सेल ऑर्गेनल विच टेक्स पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन को पकड़ लो तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं होता है, सो दिस पार्ट इज एनाएरोबिक। उसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका पहला वाला है ग्लाइकोलाइसिस जो एक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, उसमें ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, दैट इज द एनाएरोबिक पार्ट। अब उसके बाद आ जाता है क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन दोनों के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सो दिस इज दैट पार्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन विच नीड्स माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोड्यूस होती है, सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो ट्रैप्ड होती है इन एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल विच जनरेट्स एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स। ये पिक्चर एनसीईआरटी का है, आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन्स है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो ऐसे करके फोल्डेड रहती है, दे आर इनफोल्डेड, देयर आर इनवेजिनेशंस और इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा।
ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो फोटो में आप ग्रीन पार्ट देख सकते हो, वो है एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हाई लेवल में। देख लेते हैं प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है। क्यों सेमी ऑटोनोमस है? क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए है। एक यूकैरियोटिक सेल का जो मेन डीएनए है, जो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है, वो उसके न्यूक्लियस में रहता है, पर प्लास्टिड्स में भी डीएनए पाया जाता है। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। प्लास्टिड्स स्टोर एंड सिंथेसाइज वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो फूड होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसका साइट होता है एक पर्टिकुलर टाइप का प्लास्टिड, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स डेवलप करती है कलरलेस प्रिकर्सर से, जिसे कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स कलरलेस होती है। इससे डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स बनते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। Three important types of plastids are chloroplast, chromoplast and leucoplast. ये डायग्राम एक क्लोरोप्लास्ट का है, जिसका ये जो रीजन है जिसमें ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के स्टैक्स है, इसको हम ग्रैना बोलते हैं या ग्रैनम भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रैना और स्ट्रोमा मिला के ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड। आ जाते हैं राइबोसोम पे। ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब इसका दो पार्ट है, आरएनए है और प्रोटीन है, दोनों से बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन मशीनरी, बिकॉज राइबोसोम इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। ये पूरा अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम, फंक्शनल यूकैरियोटिक राइबोसोम आप ले लो, ये 80S स्ट्रक्चर है। इसके दो सब यूनिट्स है, एक लार्ज सब यूनिट जो 60S है और एक स्मॉल सब यूनिट जो 40S है। ये एस यूनिट क्या होता है? एस यूनिट होता है श्वेतवर्ग यूनिट। ये जो मैंने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का लेक्चर अपलोड किया था, अगर आप उस लेक्चर को जाके देखोगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये एस यूनिट या श्वेतवर्ग यूनिट आखिर होता क्या है। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था वो 70S स्ट्रक्चर था, बट हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S स्ट्रक्चर है। इसके दो सब यूनिट्स है, 60 और 40S, और इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। हो गया हमारा राइबोसोम। देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। These are extremely minute fibrous tubular structures that are found in the cytoplasm of eukaryotic cells. It's only found in eukaryotes. Note it down. Prokaryotes में cytoskeleton या cytoskeletal structures नहीं होते हैं। इसके काफी सारे functions हैं, जिसमें है shape maintain करना सेल का, regulate distribution of organelles, कहाँ पे कौन से organelle distributed रहेंगे, intracellular transport मतलब सेल के अंदर का, intra मतलब internal to cell, तो वो ट्रांसपोर्ट, एंड मूवमेंट ऑफ सेल, सेल का मोटिलिटी, ये सारे में साइटोस्केलेटन का कंट्रीब्यूशन है। साइटोस्केलेटन्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। इट कैन बी माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ये ए नहीं होगा। सो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन फॉर्म्स में साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। अब आते हैं फ्लैजेला और सीलिया में। फ्लैजेला या सीलिया ये फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है जो सेल के सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाती है। सीलिया काफी स्मॉलर होती है और न्यूमरस इन नंबर होती है, काफी सारे सीलिया होते हैं एक सेल के ऊपर। फ्लैजेला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर, काफी लंबा होता है। फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो 9+2 फाइब्रिलर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 9+2 फाइब्रिलर बोलते हैं, या 11 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में कुछ अलग था। ये जो फ्लैजेला या सीलिया है, इसका जो कोर है वो किससे बना होता है? एक्सोनिम। बोथ फ्लैजेला और सीलिया जो है वो इमर्ज करती है सेंट्रियोल लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी, उससे। तो ये हो गया हमारा फ्लैजेला और सीलिया। डिटेल्स में आगे लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है वगैरह वगैरह। और ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये देख सकते हो, ये क्रॉस सेक्शन है जो दिखा रहा है हमारा सीलिया या फ्लैजेला का इंटरनल कैसा होता है। तो हो गया हमारा फ्लैजेला या सीलिया। आते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स में। सेंट्रोजोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है।
ये है डायग्राम में, ये दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। और ये जो सेंट्रियोल है वो ऐसे अरेंज होता है कि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हम बोलते हैं डिप्लोजोम। ये जो सेंट्रोजोम है ये मोस्टली ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोटोजोअन, प्रोटिस्ट और कुछ फंजाई में पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल में ये पाया नहीं जाता है। सेंट्रोजोम से स्पिंडल एपरेटस तैयार होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। सो एनिमल सेल के सेल डिवीजन में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो बच्चों अभी देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के लिए हमारा लास्ट ऑर्गेनेल है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल में। इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट डिसाइड्स द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। एक सेल का जो डिफरेंट फेजेस होते हैं वो मिला के सेल का एक साइकिल होता है। जो रेस्टिंग फेज है सेल का उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। तो उस फेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में होता है। जब सेल डिवीजन के दूसरे फेजेस आते हैं तब ये क्रोमैटिन कंडेंस करके फॉर्म करती है ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस का वीडियो जो मैं बाद में डालूंगी उसमें आप डिटेल्स में इन सब के बारे में समझ जाओगे। तो आज के लिए वीडियो लेक्चर यहीं पे मैं एंड करती हूँ। बच्चों आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा था क्योंकि आज मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल का एक आइडिया दिया, एक ओवरव्यू दिया और सारे इंपॉर्टेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स को मैंने हाई लेवल में आपको समझा दिया। आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो एक एक ऑर्गेनेल के ऊपर इंडिविजुअल होंगे जिसमें हम घुस के उस ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर समझेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज उसका फंक्शन भी समझेंगे और अपने आइडिया को एकदम और भी अच्छा बना लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना। अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।